क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो आदेश चिन्ह का मतलब प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा विवरण चिन्ह से। आदेश चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? आदेश चिन्ह का दूसरा नाम है विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह। तो किताबों में विवरण लिखा है, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछा गया तो विवरण के स्थान पे क्या दे दिया? आदेश चिन्ह दे दिया। तो कंफ्यूज होंगे कि आदेश चिन्ह कौन सा होता है। इसमें प्यारे बच्चों जो ये चिन्ह होता है ये आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है, ये रिक्त स्थान को बताता है। दूसरा ये जो चिन्ह होता है ये अवतरण चिन्ह कहलाता है। सेकंड नंबर पे जो दिया है अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जो दूसरे की कोई पंक्ति होती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं अगर शब्दों के बीच में आता है। शब्द के बिल्कुल नीचे आता है तो इसको रेखांकित चिन्ह कहा जाता है। तो बच हमारा प्यारे बच्चों ये गया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जब भी आप कोई एड्रेस लिखते हो, पता लिखते हो, पहले यहाँ 2 बिंदी लगाओगे, फिर यहाँ निर्देशन चिन्ह लगाओगे। इसके बाद आपको कहीं पे नोट लिखना है प्यारे बच्चों। कई बार टीचर आपको चीज़ों को नोट करवाते हैं, तो पहले नोट लिखोगे, ये 2 बिंदी विसर्ग वाली, और बीच में प्यारे बच्चों ये चिन्ह दिया निर्देशन। तो इसी वाले चिन्ह को जो 2 बिंदी के साथ निर्देशक के साथ उपस्थित रहता है, इसी को हम विवरण चिन्ह बोलते हैं, इसी को आदेश चिन्ह बोलते हैं। किसी भी विषय के बारे में आपको बताना है तो आप उस विषय में यहाँ 2 बिंदी दे के कहीं आपको निष्कर्ष बताना है, कंक्लूजन निकालना है, तो आप प्यारे बच्चों ये लगा कि आप इसका प्रयोग करोगे। कहीं आपको प्रसंग में प्रयोग करना है, किसी का आप प्रसंग बता रहे तो इसका प्रयोग करोगे। कहीं आपको संदर्भ के बारे में लिखना है, किसी का संदर्भ लिखना है, तो हमेशा इस आदेश चिन्ह का, विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। तो एड्रेस जो भी आपका है, इस एड्रेस में क्या होगा? आपका घर का विवरण आ जाएगा टोटल, कि आपका घर का मकान नंबर क्या है, आपके गली नंबर क्या है, आपका ब्लॉक कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, इसमें आपका जिला कौन सा है, वो सारी चीज़ें प्यारे दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपका पिन कोड आ जाएगा नोट करने में। यानी कि कम से कम शब्दों में जब आप किसी का विवरण देते हो, किसी को डिटेल में स्पष्टीकरण देते हो, तो उसके लिए आदेश और विवरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हुआ सी, यानी कि ये वाला चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, उसकी पहचान कीजिए। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो वह दूर से और बहुत दूर से आ रहा है। तो जब बहुत का प्रयोग किया आपने तो प्यारे दोस्तों इस दूर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इस दूर के स्थान पे आप किसी एक चिन्ह का प्रयोग करोगे। बाकी इन सब में 2-2 चिन्ह दिए हैं, इसका मतलब एक चिन्ह हम और जगह प्रयोग करेंगे। तो वह दूर से, बहुत दूर से, वह बहुत दूर से आ रहा है। तो हम वह के बाद में आपको ये ध्यान रखना है किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। और यहाँ जो ऑलरेडी यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? पूर्ण विराम है। तो इसी पूर्ण विराम को हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? इसका डी हुआ। वह के बाद में अल्प विराम और उसके बाद में प्यारे बच्चों पूर्ण विराम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हुआ? डी हुआ, क्योंकि शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग होता है। आपको वाक्यांश के साथ अर्ध विराम का प्रयोग होता है, इसको अर्ध विराम कहते हैं दोस्तों। ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है अल्प विराम का, ये आपको ध्यान रखना है। अल्प मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, विराम मतलब होता है ठहराव। तो जहाँ थोड़ा सा ठहराव लेते हैं वहाँ हम ये चिन्ह लगाते हैं। अर्ध विराम प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग वाक्यांश सब सेंटेंस के साथ करते हैं। ये जो चिन्ह है ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो एक चिन्ह हमारा ये होता है, दूसरा ये होता है। तीसरा जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों उपविराम होता है, जिसका दूसरा नाम अपूर्ण विराम भी होता है, उपविराम चिन्ह। और उपविराम चिन्ह एक विसर्ग के तरह की प्यारे बच्चों 2 बिंदु होते हैं जो बीच में से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बंद रहते हैं, खाली नहीं होते हैं। तो ये टाइटल में प्रयोग होता है। ये किसमें प्रयोग होता है? टाइटल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल गदर एक प्रेम कथा, तो यहाँ गदर एक प्रेम कथा में हमने ये लगाया, तो ये क्या था? ये उपविराम था। इसका प्रयोग प्यारे बच्चों एक और विराम चिन्ह होता है, उसको कहते हैं हम पूर्ण विराम। और इन 4 में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह या तो एक खड़ी पाई या 2। छंद में हम कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, छंद में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? एक तो ये अल्प विराम का प्रयोग करते हैं यति के रूप में। किसके रूप में करते हैं? यति के रूप में। छंद में एक तो ये यति के रूप में प्रयोग होता है, और एक छंद की समाप्ति पे किसका प्रयोग करते हो आप? पूर्ण विराम का। एक प्यारे बच्चों 2 चरण की समाप्ति के बाद 1, और जब 4 चरण समाप्त हो जाते हैं तो हम 2 का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं विराम चिन्ह के आधार पर दूसरा भी क्वेश्चन होता है। तो आपको ध्यान रखना, शब्दों के साथ अल्प विराम
वाक्यांश सब सेंटेंस उपवाक्य के साथ अर्धविराम का प्रयोग, शीर्षक टाइटल के साथ, जैसे गदर आ गया तो यहाँ गदर के बाद क्या लगे, 2 बिंदी तब एक प्रेम कथा, तो टाइटल के साथ उपविराम, और वाक्य के साथ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो उसकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है, तो इसमें यहाँ पूर्ण विराम आया, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अल्प विराम की कहीं गुंजाइश है नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं हम शब्द को अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ कहीं वाक्यांश आया है, आधी बात कही गई हो किसी में, वो भी नहीं है, सी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ प्यारे दोस्तों कोई विलोम शब्द हो, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ हो, कोई दो शब्द संबंध को बता रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ जो प्रातः शब्द होता है वो मूल रूप से ये वाला सही होता है। प्रातः में किसका प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, और विसर्ग की खासियत होती है वो बीच में से खाली होता है और हमेशा वर्ण के साथ में लगेगा, दूर नहीं लगेगा, वर्ण के एकदम निकट लगेगा। उपविराम में क्या होता है, दूर लगता है। तो उपविराम और विसर्ग दोनों अलग अलग है। उपविराम में क्या होता है, बीच में से खाली नहीं रहेगा और ये गैप दे के लगता है, जबकि ये एकदम वर्ण के बिल्कुल निकट में लगाया जाता है और बीच में से खाली रहता है। तो प्रातः जब आप यहाँ ये चिन्ह दोगे तभी ये सही होगा, इसलिए राइट आंसर हो गया डी। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो जब तुम सब कहाँ जा रहे हो यहाँ पे इन्होंने कोई चिन्ह नहीं दिया, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द दे दिया। जब भी प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, या प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कितना, इस तरीके से प्रश्नवाचक शब्द अगर कहीं पे आ जाता है तो आपको उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। किस चिन्ह का आप प्रयोग करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का। राइट आंसर हुआ ए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, एक तो क्या आ जाए, या कौन आ जाए, या कैसे आ जाए, या कब आ जाए, या प्यारे दोस्तों कहाँ आ जाए, या क्यों शब्द आ जाए, या फिर कितना आ जाए। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक। जब भी किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग होगा तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, दिए गए विराम चिन्ह में से लांघव चिन्ह का चयन कीजिए। लांघव चिन्ह क्या होता है, जो चीज़ों को छोटा करता है, जो चीज़ों को संक्षेप करता है, जो चीज़ों को संक्षेप करता है, छोटा करता है, वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, लांघव चिन्ह। कैसे प्रयोग करते हैं लांघव चिन्ह का हम, जैसे हमें डॉक्टर लिखना है प्यारे दोस्तों, इसके बाद प्रोफेसर लिखना है, ये हम प्रयोग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है, यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, नेहरू, ये हमने क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। हमको यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखना है, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखना है, या प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस लिखना है, दिल्ली पुलिस, या इसके साथ साथ हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखना है। तो इन सब में हमने क्या किया, लांघव का प्रयोग किया। इन सब में क्या किया है प्यारे दोस्तों, हमने लांघव का प्रयोग किया। तो यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो संक्षिप्त लिखा गया वो इस रूप में लिखा गया। इसी के अलावा और जगह भी हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही इनका प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एमए लिखना है, ठीक है, तो एमए आप ऐसे लिखते हो। आपको बीए लिखना है तो बीए आप ऐसे लिखते हो। आपको बीएड लिखना है तो बीएड आप ऐसे लिखते हो। या आपको एमफिल लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शॉर्ट में लिख दिया आप, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आप प्रयोग कर रहे हो यहाँ पे, तो वो क्या है यहाँ, वो है डी ऑप्शन। तो इसलिए लांघव का जो चिन्ह है ये है, क्योंकि ये चिन्ह अर्धविराम का है, ये चिन्ह अल्प विराम का है, और सी में जो चिन्ह दिया है वो विषम चिन्ह है, जिसको प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम आश्चर्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वो संबोधन चिन्ह भी कहलाता है। तो ये अल्प विराम हुआ, ये अर्धविराम हुआ, ये अल्प विराम हुआ, ये विषम चिन्ह हुआ, तो बच ये गया। तो ये क्या कहलाता है, लांघव। इसका प्रयोग बीच में नहीं करोगे दोस्तों, आप गलती क्या करते हो, यहाँ बीच में प्रयोग करते हो, ये डाव हो गया, अब बीच में प्रयोग नहीं होता, ये परंपरा गलत है। आप इसका प्रयोग यहाँ नीचे करोगे तो बीच में प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा नीचे होगा और बीच में खाली रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, छोटा लिखने के लिए हम लांघव का प्रयोग करते हैं। लांघव
लांघव का मतलब होता है लांघना, अर्थात पूरा ना बोल के उसको हम छोटा शॉर्ट रूप में बोलते हैं और लिखते हैं, तो वो लांघव कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ज्ञात कीजिए। सुनो सुनो वह क्या बोल रही है। तो एक तो इसने प्यारे बच्चों यहाँ जब वाक्य पूरा हो गया, इसने यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो पूर्ण विराम आएगा एक तो इनमें से, तो पूर्ण विराम एक तो इसमें है और एक इसमें, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में ए और प्यारे बच्चों डी में से कोई एक होगा। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम आना लाजमी है जब बात पूरी हो गई। जब भी कोई कथन अपने आप में पूरा होता है, ठीक है, तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उसका यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो फिर यहाँ क्या है, सुनो सुनो, तो ये है शब्द। और जब शब्द है तो शब्द के साथ आपको क्या बताया, अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी सुनो, इसमें भी सुनो, ठीक है। वह क्या बोल रही है, यहाँ बात पूरी हो गई, इसलिए राइट आंसर पहला हुआ, ए आएगा। दो अल्प विराम, इस सुनो और इस सुनो के बाद में, और बाद में क्या आएगा प्यारे दोस्तों, बाद में आएगा यहाँ पे पूर्ण विराम, क्योंकि शब्दों के साथ हमेशा अल्प विराम का प्रयोग, वाक्यांश अर्थात सब सेंटेंस के साथ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विराम चिन्ह में से अर्ध विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो पूछ क्या रहा है आपसे, अर्ध विराम, और अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, ये डी। कहाँ लगाया जाता है अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है वाक्यांश के साथ, वाक्यांश में प्रयोग होगा, जिसको क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब सेंटेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पदबंध है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पदबंध। तो पदबंध के साथ, उपवाक्य के साथ, वाक्यांश के साथ। कैसे वाक्यांश के साथ, जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो ये गांधी जी ने कहा, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये अपने आप में उपवाक्य है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, उपवाक्य है, वाक्यांश है, सब सेंटेंस है। ऐसे ही उसने कहा, उसने कहा, यहाँ क्या आएगा, अर्धविराम, कल बारिश होगी। उसने कहा कल बारिश होगी। तो यहाँ अपने आप में कल बारिश होगी, ये इस उपवाक्य के साथ जुड़ा है, तो इसे उपवाक्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, इनको पदबंध कहते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस अर्धविराम का प्रयोग हम किसी समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पे भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ इसके स्थान पे प्यारे दोस्तों किसका प्रयोग कर सकते हो, की का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, की। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। उसने कहा, यहाँ भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, की। और ये की क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्ध विराम के स्थान पर किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या है, की के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या है, अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, विराम मतलब ठहराव। तो जहां आप 50% एयर अपने फेफड़ों से निकाल देते हो, 50% रखते हो और किसी चीज का उच्चारण करते हो, तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां आप आधा ठहराव लेते हो, पूरा ठहराव नहीं, पूरा ठहराव कहाँ लेते हैं, पूर्ण विराम में। और थोड़ा सा ठहराव कहाँ लेते हैं, अल्प विराम में। और आधा ठहराव कहाँ लेते हैं, अर्ध विराम में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो हुआ वो हुआ हमारा डी। इसके बाद दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी पहचान कीजिए। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो विराम चिन्ह दिए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही आएगा। एक ऑप्शन तो प्यारे दोस्तों ये वाला सही आएगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम दिया नहीं है, बात बिल्कुल सही हो गई। तो पूर्ण विराम देखो किस किस में आया, एक ए में और एक आया सी में। यही तो शॉर्ट ट्रिक है। इसका मतलब इससे और इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम है नहीं, तो पूर्ण विराम आया, तो पूर्ण विराम इसमें दिया और इसमें। अब यहाँ क्या है, यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो यहाँ इस चलेगी के बाद में क्या आएगा, अर्धविराम आएगा। यह बहुत सस्ती है, ये अलग वाक्य है। और यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये एक अलग वाक्य है। तो वाक्यांश के साथ, उपवाक्य के साथ अभी क्या बताया आपको, अर्धविराम का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्योंकि यहाँ ये जो योजक चिन्ह हैं, ये शब्दों को जोड़ने अलग करने के लिए करते हैं, संयुक्त क्रिया में प्रयोग करते हैं, विलोम शब्द में करते हैं, विपरीत अर्थ देने वालों में प्रयोग करते हैं, सामासिक शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। ऐसी यहाँ कोई कंडीशन है नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, एक कहाँ आएगा, अर्धविराम चलेगी के बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक अर्धविराम और दूसरा पूर्ण विराम का प्रयोग। दिए गए वाक्यों में रेखांकित विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का
समय आ गया है। तो यहाँ पे इसमें किसका प्रयोग है, एक ही विराम चिन्ह है यहाँ, और वो विराम चिन्ह कौन सा है, वो आया है यहाँ संबोधन। ठीक है, इसी को हमें विषम्य बोधक भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम संबोधन बोधक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संबोधन बोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, या संबोधन वाचक चिन्ह भी बोलते हैं। तो विस्मय का ही अर्थ क्या होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है हमारा, ये आश्चर्य को बताने के लिए, हर्ष को बताने के लिए, शोक को, ग्लानि को बताने के लिए, आशीर्वाद को प्रकट करने के लिए, संबोधन को बताने के लिए, स्वीकृति को देने के लिए हम इस संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसकी पहचान कीजिए। रो को मत जाने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि एक तो विराम चिन्ह क्या आएगा, रो को मत जाने दो, यहाँ पूरा क्या है, पूर्ण विराम है। रो को मत जाने दो पूरे बात हमने कह दी। जब भी कोई कथन, जब भी कोई घटना, जब भी कोई प्रसंग, जब भी कोई बात हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम एक तो ए में दिया हुआ है, एक दिया है सी में। अब ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये वहाँ पे लांगा वाला चिन्ह है, इसकी यहाँ गुंजाइश है नहीं, तो हम इसका प्रयोग किस में करेंगे, ए के रूप में करेंगे। तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एक तो प्रयोग कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, रो को मत जाने दो। ये अपने आप में यहाँ क्या हो गया, ये शुद्ध वाक्य बन गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं प्रयोग कर सकते, इसका प्रयोग प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी हो सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, रो को मत जाने दो, रो को मत जाने दो, इसका प्रयोग हम इस रूप में भी कर सकते हैं। देखो, एक मात्र चिन्ह अलग अलग शब्दों के बाद लगने के बाद उसका पूरा अर्थ ही बदल गया। यहाँ क्या कह रहा है, ये रो को मत जाने दो, अर्थात इसको पकड़ के रखो, जाने नहीं देना है। ये क्या कह रहा है, रो को मत जाने दो, अर्थात इसको जाने दो, रो को मत, इसको परमिशन दे दी कि इसको छोड़ दो, जाने दो। तो अलग अलग शब्द के बाद में जब विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ पे भी असर पड़ता है, उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। विराम का अर्थ क्या है, विराम का मतलब आराम है, ठहराव है, विश्राम है। तो हमने एक बार आराम ठहराव विश्राम यहाँ लिया, एक बार आराम ठहराव मत के बाद लिया, तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस सेंस में वहाँ प्रयोग करना चाहते हैं शब्दों को। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान, ठीक है, संकेत। तो यहाँ पे ये जो हमने चिन्ह लगाया है, ये जो प्रतीक लगाया है, ये जो संकेत है, ये जो पहचान है, इसी को हम यहाँ चिन्ह कह रहे हैं। तो उच्चारण करते समय अर्थात बोलते समय जो हम समय लगा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो वहाँ उस समय के स्थान पर ही हम यहाँ इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसको विराम चिन्ह कहते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, इन संकेतों का प्रयोग करते हैं, इन प्यारे दोस्तों इन पहचानों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम और आराम, और चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान प्यारे बच्चों और संकेत। तो ये क्या रहा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान दिया बाप रे, और बाप रे क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में आश्चर्य को बताने का। इसीलिए जब बाप रे के बाद में क्या आएगा यहाँ, ये अपने आप में किसको बता रहे हैं, ये शोक को बता रहे हैं, ठीक है। बाप रे बाप, बस करो, बहुत हो गया, ये किसको बताता है, अपने आप में शोक को बताता है। तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, आश्चर्य है, शोक को प्रकट करने के लिए। इसका मतलब ये आएगा। इसके बाद पिताजी आ गए, कार्य पूरा हुआ, तो राइट आंसर क्या हुआ, सी। यहाँ संबोधन दिया है तो इनमें बाकी में संबोधन यहाँ संबोधन नहीं आएगा। संबोधन का प्रयोग कहाँ होता है, अर्थात विषम्य का प्रयोग कहाँ होता है, आश्चर्य को बताने के लिए, इसके साथ साथ हर्ष अत्यधिक खुशी को बताने के लिए, शोक को प्रकट करने के लिए, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ग्लानि और घृणा को प्रकट करने के लिए, ग्लानि या घृणा को प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ कहाँ प्रयोग होता है, संबोधन में भी प्रयोग किया जाता है, संबोधन को प्रकट करने के लिए। इसके साथ साथ आशीर्वाद को प्रकट करने के लिए, जीते रहो दीर्घायु हो, जीते रहो दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, आशीर्वाद के लिए, स्वीकृति प्रदान के लिए, स्वीकृति देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आश्चर्य शब्द क्या है, काश आप पहले मिले होते तो और अच्छा होता, आपका सिलेक्शन हो गया होता। हर्ष क्या है, अत्यधिक खुशी, ठीक है, अगर हम पहले मिले होते, अगर के बाद लगे, अगर हम पहले मिले होते, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, वाह, शाबाश, इसका हम प्रयोग करेंगे, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। तो शाबाश अत्यधिक खुशी को बता रहा है, आश्चर्य को बता रहा है।
शोक, हाय हाय, तराई तराई, बाप रे बाप, बस करो, इस शोक को बता रहे हैं। गलानी, छी छी, थू थू, धत तेरे की, धिक्कार है तुम पे, वो गलानी को बता रहे हैं। संबोधन, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, ठीक है, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, पढ़ाते जा रहे हो, तो ये क्या है, संबोधन है। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद को बताते हैं। ऐसे स्वीकृति, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, ये सब क्या कहलाते हैं, स्वीकृति को। इन सब तमाम शब्दों के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, संबोधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बापरे के बाद में ये आया, यहाँ पूर्ण विराम, राइट आंसर हो गया हमारा ये। दिए गए विराम चिन्ह में से उद्धरण चिन्ह बताइए। तो उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा नाम होता है अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, अवतरण चिन्ह। अवतरण मतलब होता है जब हम दूसरे के कथन को अपने लिए उतारते हैं तो अवतरण कहलाता है। जब दूसरे के कथन को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो उदाहरण चिन्ह कहलाता है। इसमें दो चिन्ह होते हैं, एक होता है इकरा चिन्ह, इसको प्यारे दोस्तों हम इकरा चिन्ह बोलते हैं, और दूसरा होता है दुकरा चिन्ह। दूसरा क्या होता है, दुकरा चिन्ह होता है, इसमें हम ये दो लगाते हैं। तो जब भी कोई अज्ञात कथन होता है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, अज्ञात कथन के लिए, किसके लिए, अज्ञात कथन के लिए, उपाधि के लिए, अगर उपाधि के बारे में बताना है या उपनाम के बारे में बताना है, तो उपनाम में, उपाधि में, अज्ञात कथन में, या प्यारे दोस्तों कविताओं में, कोई कविता है, कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, कोई पुस्तक है या कोई संस्था है, किसी संस्था का आपको नाम लिखना है किसी संस्था का, तो इस संस्था के नाम में, पुस्तक में, कविता में, और साथ के साथ अज्ञात कथन में, किसमें, अज्ञात कथन में, उपाधि में, उपनाम में हमेशा इकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो नारे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो नारे होते हैं उनमें जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन है उसमें किसका प्रयोग होता है, प्रसिद्ध कथन में, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, महापुरुष की कोई उक्ति हो, किसी महापुरुष की, प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई भी उक्ति हो, कोई भी कथन हो, महापुरुष के कथनों में हमेशा क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, या किसी प्रसिद्ध पुस्तक से कोई पंक्ति ली गई हो, प्रसिद्ध पुस्तक से, प्रसिद्ध पुस्तक की पंक्ति के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, दुकरे चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये अज्ञात कथन है। ये कौन सा कथन है, ये अज्ञात कथन है, आज तक नहीं पता है किसने कहा, तो उसमें केवल और केवल हम इकरे चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस वाले का। और कोई नारा आ गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसमें दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक है, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। तो जो ध्येय वाक्य होते हैं, जो लोगो होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हर प्यारे बच्चों यूनिवर्सिटी का, हर संस्था का, संगठन का कोई ना कोई ध्येय वाक्य होता है। उन ध्येय वाक्य के साथ दुकरे चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दुकरे चिन्ह का प्रयोग होता है। महापुरुष का कोई कथन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, दुकरे चिन्ह का प्रयोग होगा। दिल्ली चलो किसी का प्रसिद्ध कथन है, ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, नारा है, तो इनमें सब में दुकरा चिन्ह का प्रयोग। कोई उपाधि है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है, तो ये निराला अपने आप में क्या है, उपनाम है, तो निराला को किस में बंद करोगे आप, इकरे चिन्ह में बंद करोगे। कोई उपाधि है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो शेक्सपियर नेपोलियन को किस में बंद करोगे आप, इकरे चिन्ह में बंद करोगे। तो यानी कि जो उपाधि होती है, जो उपनाम होते हैं, जो अज्ञात कथन होते हैं, उनमें इकरा चिन्ह। जो कविताओं के नाम होते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी, तो नए पत्ते जो कविता का टाइटल है, नए पत्ते, तो इस नए पत्ते को आपको क्या करना है, इकरे चिन्ह में बंद करना है। ऐसे कोई संस्था का नाम है, मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा, पुस्तक का नाम आ गया, तो इस गोदान को आप क्या करोगे, सेंटेंस में इकरे चिन्ह में बंद करोगे। इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, तो उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है प्यारे दोस्तों फर्स्ट में, अर्थात ए में। इसके दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हाय, हाय जब कह रहा है तो आपको अभी बताया कि शोक को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो इसमें संबोधन है और एक इसमें। तो हाय में तो कहीं का नहीं रहा, यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण विराम। तो पहले आया यहाँ हमारा वहाँ पे विषम्य बोधक, उसके बाद पूर्ण विराम, राइट आंसर हुआ बी।
हाई बता रहा है शौक और शौक के लिए हम विषम्य बोधक का प्रयोग करते हैं। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, तो क्या प्रयोग करोगे आप? विषम्य बोधक तो आएगा नहीं यहाँ, क्योंकि आश्चर्य की हर्ष की कोई बात ही नहीं है। इसके साथ यहाँ कोई सब सेंटेंस भी नहीं है, तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे प्यारे दोस्तों? यहाँ दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया, राइट आंसर होगा डी, क्योंकि दादाजी के बाद आप लगाओगे अल्प विराम। दादाजी है शब्द, और शब्दों के साथ समान आधार वाले शब्दों के साथ या अकेले एक शब्द के साथ हमेशा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मुझे प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया, ये एक अलग बात हुई। यहाँ पे लगाओगे कथन हो गया पूरा पूर्ण विराम, तो यहाँ दादाजी के बाद अल्प विराम, इसके बाद पूर्ण विराम, राइट आंसर हो गया आपका डी। तो दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह कीजिए। तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। तो यहाँ पे आपको एक भी बोला थोड़ी देर पहले कि समान आधार वाले जो शब्द होते हैं, समान आधार का मतलब क्या हो गए? या तो वे सारे पेड़ हो, या सब्जी हो, या फल हो, या वे सारे संज्ञा हो, या वो पुल्लिंग शब्द हो, या सारे स्त्रीलिंग हो, वो किसी भी तरीके से एक एंगल से समान आधार होना चाहिए। तो उन शब्दों के साथ हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। बच्चों ने आम, यहाँ पे अल्प विराम, नीम, यहाँ पे क्या आएगा? पीपल। लगातार हम प्यारे बच्चों एक वाक्य में इसका 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, 4 बार 5 बार प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद हमें कोई ना कोई अव्यय या निपात लगा के तब फिर लगातार फिर 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो आया यहाँ अल्प विराम, यहाँ बात हो गई पूरी। जब बात पूरी हो गई प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाया? पूर्ण विराम। तो यहाँ क्या हुआ इसके अंदर प्यारे बच्चों? आम, नीम और पीपल। तो यहाँ ये आया, राइट आंसर हमारा क्या हुआ? राइट आंसर ये हुआ हमारा। तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, तो अल्प विराम का प्रयोग होगा, और साथ के साथ किसका प्रयोग होगा प्यारे बच्चों? पूर्ण विराम का। इसीलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं प्रयोग होगा। यहाँ तो इसने क्या किया? तथा का प्रयोग किया। तो ये 2, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? आम के बाद, इसके बाद नीम के बाद, पीपल के बाद क्या कर लिया? तथा का प्रयोग। इसलिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ आपको ध्यान रखना है समुच्चय बोधक अव्यय आ जाए या कोई निपात शब्द आ जाए, तो वो किसी न किसी विराम चिन्ह के स्थान पे आता है। अगर हम यहाँ तथा को हटा दे, तो तथा को हटाने के लिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द है। मान के चलो हम नहीं प्रयोग करना चाहते तथा को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आम, नीम, पीपल, अमरूद के पेड़ लगाए, तो तथा गायब, इसके स्थान पे अल्प विराम आ जाएगा। शब्दों को अगर आपस में प्यारे दोस्तों लिखना होता है समान आधार वाले, तो अल्प विराम का प्रयोग, और वाक्यांश लिखना होता है उसके स्थान पे हमें हटाना होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, राइट आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विराम चिन्ह में से अल्प विराम का चिन्ह सुनिए। अल्प विराम का चिन्ह, राइट आंसर हुआ हमारा डी। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा, विराम आराम, जहाँ थोड़ा आराम होता है उसे कहते हैं अल्प विराम। समान आधार वाले शब्दों में लिख देते हैं, समान आधार वाले शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार गया, वहाँ से आलू, टमाटर, मटर, भिंडी, करेला, ठीक है, प्याज लेके आया। तो ये आलू के बाद टमाटर और भिंडी के बाद क्या लगाओगे? अल्प विराम। क्यों? समान आधार है, सब्जियां हैं सारी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम के बाद अल्प विराम, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, भरत के बाद अल्प विराम। समान आधार वाले शब्द हैं, इसलिए वहाँ अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। मैं परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। तो एक तो प्यारे बच्चों यहाँ पूर्ण विराम आएगा, ये लगा नहीं है। पूर्ण विराम इसमें भी दिया है और इसमें दिया है, तो बी और सी में से होगा, इनमें से तो होगा नहीं, ए में और डी में। तो इसमें पूर्ण विराम है, इसमें भी पूर्ण विराम है। अब ये देखो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा कहीं या अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या है? मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात, तो दिन और रात अपने आप में एक तो विलोम शब्द है। दूसरा, इस दिन रात को जब भी लिखा जाएगा वो इस रूप में लिखा जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर बी हुआ। तो यहाँ ये योजक चिन्ह का जो प्रयोग हम करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये हाइपन बोलते हैं इसको। ये वाला जो चिन्ह है ना, ये योजक चिन्ह कहलाता है।
इसका प्रयोग शब्दों में के बीच में संबंध बताने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ना लिखना, खाना पीना, ठीक है, नाचना कूदना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू होती है और एक साथ समाप्त हो जाए वो संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया में योजक चिन्ह लगाते हैं। दुनिया के जितने विलोम शब्द हैं उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, उसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सामासिक पद होते हैं उनमें भी, समास में भी हम विलोम शब्द इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइपन कहते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के कि निम्नलिखित में से किसके साथ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसके साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विलोम शब्दों के साथ, शब्दों के बीच में संबंध को प्रकट करने के लिए, संयुक्त क्रियाओं में और सामासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, इसकी पहचान कीजिए। चलते रहो, कहीं रुको मत। तो आपको भी हम यही बोलेंगे प्यारे दोस्तों, चलते रहो। धीरे धीरे ऐसे ही हर क्वेश्चन की वैरायटी आपके सामने आएगी और इसी तरीके से हम क्या है अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो चलते रहो, कहीं रुको मत, तो इसका मतलब क्या है? रुको मत, यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक इसमें दिया हुआ है, एक इसमें, तो ना तो ये होगा ना ये राइट आंसर होगा, या तो पहला होगा और या फिर प्यारे दोस्तों डी होगा। जब चलते रहो, तो चलते रहो यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चों? अपने आप में वाक्यांश हुआ। ये शब्द नहीं है, शब्द के साथ अल्प विराम, वाक्यांश के साथ अर्ध विराम। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर डी हुआ। तो यहाँ चलते रहो के बाद आएगा आपका अर्ध विराम और कहीं रुको मत, इसके बाद आएगा पूर्ण विराम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हुआ डी। दोस्तों समय बहुत हो गया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको ये ध्यान रखना है, एक विराम चिन्ह नहीं बल्कि दो दो तीन तीन विराम चिन्हों का एक ही जगह प्रयोग किस तरीके से कर सकते हो। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जा सकता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से साथ साथ कराए गए। तो आप केवल ये मत मान के चलो कि यहाँ पे हमने ये 18 क्वेश्चन किए, इस 18 के साथ साथ जो वर्बली आपको बताई गई चीज़ें वो भी अपने आप में इस पूरे टॉपिक की, इस पूरे प्रकरण की पूरी कहानी अपने आप में बयां कर देते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज नए टॉपिक से रूबरू होते रहेंगे प्यारे दोस्तों।